Now we will start the module 4th of legislative insurance framework and that is fire and agriculture insurance. तो हमें इस यूनिट पे इस मॉड्यूल में फायर और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में देखना है कि फायर इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस क्या होता है और उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं। बेसिकली इसमें जो चीज़ें हैं वो है नेचर एंड स्कोप है फायर इंश्योरेंस का, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल के अंदर किन कंडीशंस पे फायर इंश्योरेंस काम करता है, क्या क्या वारंटीज़ दी जाती है, राइट्स क्या होते हैं एक इंश्योरी के, ड्यूटीज़ क्या आती है राइज होती है एक इंश्योरर के, कौन सी पार्टीज़ एक फायर इंश्योरेंस में इट्स अ फायर इंश्योरेंस, एक फायर इंश्योरेंस में कौन सी पार्टी होती है, तो वो इंश्योरर और इंश्योरी होती है जो हम प्रीवियसली पहले भी डिस्कस कर दिए हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है तो ये सेम है। और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, क्या हिस्ट्री रही है इस इंश्योरेंस के आने की, क्या क्या क्लेम किया जाता है और क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के साथ। नाउ व्हाट इज़ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी का डैमेज और लॉस को कवर करता है जो प्रोडक्शन ऑफ लाइट हीट एंड बर्निंग के कारण हो। तो अगर किसी भी प्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज़ का फायर के कारण अगर किसी का प्रोडक्शन होता है, लाइट का प्रोडक्शन होता है, हीट का होता है या बर्निंग का होता है, जो फायर के कारण जिसका कॉज क्या आ जाता है, जिसका रिजल्ट एज अ फायर आता है, जिससे किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज या लॉस होता है, तो उसका कवरेज फायर इंश्योरेंस में किया जाता है। तो फायर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी का कवरेज उसके लॉस या डैमेज के केस में मिलता है। कब मिलता है, अगर वो फायर के कारण होता है। फायर का कारण कब होता है, जब लाइट हीट या बर्निंग का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे और बहुत अलग अलग प्रकार के फायर इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने लाइफ इंश्योरेंस की तरह समय देखा था, उसी प्रकार फायर इंश्योरेंस के भी अलग टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी में बेसिकली क्या होता है कि जब पॉलिसी बनती है तो उसी समय इंश्योरर और इंश्योरी अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं और उसी समय पॉलिसी की वैल्यू डिसाइड हो जाती है कि अगर लॉस आगे किसी भी वैल्यू का हो, जो वैल्यू डिसाइडेड होती है उस वही अमाउंट पे करना पड़ता है। वैल्यूएबल पॉलिसी में पहले डैमेज को जो होता है उसे इंस्पेक्ट किया जाता है और जो डैमेज को उसके बाद उसके मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यूएट करके डिसाइड करते हैं। स्पेसिफिक पॉलिसी में एक स्पेसिफिक अमाउंट उस समय के लिए एक सम होता है जो स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए किया जाता है। तो स्पेसिफिक में जैसा हम पहले भी देखे थे, स्पेसिफिक इन द सेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइम एंड अमाउंट। फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है, ये बोलता है एक ओनर का एक ही सम होना चाहिए, नॉट सेमेस्टर सॉरी, एक ओनर के पास एक ही सम होना चाहिए, मतलब एक ओनर चाहे अलग अलग तरीके से भी डील करेगा उसका अमाउंट एक ही होता है। ठीक है। तो अगर एक किसी ने फायर इंश्योरेंस लिया है और वो 4-5 गुड्स से डील करता है, अगर उसकी एक दुकान है और उस दुकान में उसके पास मोबाइल फ़ोन भी है, उसके पास दूसरे गैजेट्स भी हैं, चिमनीज़ भी रखता है, वो टीवी भी रखता है, तो वो सबका अलग अलग इंश्योरेंस ना करवाते हुए एक ओनर का एक फायर इंश्योरेंस होगा। दैट इज़ फ्लोटिंग पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या बोलता है कि एक्चुअल अमाउंट से लेस अमाउंट दिया जाएगा। तो एवरेज इन द सेंस ऑफ हर चीज़ को वैल्यूएट करेंगे, वो जिन जिन चीज़ों से डील कर रहा होता है, उनके जितने गुड्स के साथ डील करता है उन सबको वैल्यूएट करके एक एवरेज पॉलिसी निकालते हैं। अगर मान लो एक टेलीफोन है, एक फ़ोन मोबाइल फ़ोन बेच रहा है, तो मोबाइल फ़ोन 50-60 थाउजेंड का होगा। अच्छा टीवी है तो वो 1.5 लाख, अगर अच्छा वॉशिंग मशीन है तो वो और 70,000, कुछ और महंगी चीज़, अच्छा रेडियो भी रखता है तो शायद वो 20-30 हज़ार। तो इस तरीके से वो वैल्यूएशन करेगा अलग अलग गुड्स का और उसके बाद एक एवरेज पॉलिसी निकालेगा और एक एवरेज अमाउंट डिसाइड हो जाएगा जो हमेशा एक्चुअल अमाउंट से कम ही होगा। इसका जो प्रीमियम है वो भी जनरली कम आता है। फिर आता है एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी में क्या होता है, क्योंकि स्टॉक फ्लक्चुएशन बहुत होता है, वो ये देखता है कि मुझे साल भर में बहुत प्रकार के स्टॉक से डील करना पड़ता है, तो मैं समय समय पे हर स्टॉक के टाइम जितने समय में जो स्टॉक लूँ उतने उतने टाइम पे मैं बार बार इंश्योरेंस ना करवाऊँ। एक पार्टी एक ही अपने आने वाले जितने भी स्टॉक्स होंगे उसके लिए वो एक ही फायर इंश्योरेंस ले लेगा। इसका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पर आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, आपको नहीं पता आप कितने स्टॉक के साथ डील कर रहे हो। तो जहाँ स्टॉक फ्लक्चुएशन बहुत ही भारी मात्रा में होता है वहाँ इस प्रकार का बड़ा कवरेज लेने के लिए फायर इंश्योरेंस का ये सर्विस दिया जाता है। डिक्लेयर्ड पॉलिसी में एक मैक्सिमम अमाउंट ले लिया जाता है और इस मैक्सिमम अमाउंट तक ही होता है। एक ईयर एंड तक में आप एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हो कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, इसके एंड तक का ही कोई भी कवरेज हमें मिलेगा। एडजस्टेबल पॉलिसी में क्या होता है कि आपका जो भी बचा हुआ पैसा है, अगर आप क्लेम नहीं हुआ तो एंड ऑफ द ईयर वो जितना एक्सेस अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाता है। कंप्रहेंसिव में क्या होता है, आप फायर इंश्योरेंस तो लेते ही हैं
फायर इंश्योरेंस के साथ कुछ अदर डैमेजेस, कुछ लिमिट तक, राइट थेफ्ट अगर चोरी का हो रहा है, कहीं कुछ और रीज़न के कारण अगर आपकी दुकान में मान लो कुछ वहाँ झड़प हो गई है, कुछ ऐसा हो गया कि उस रीज़न से तोड़ फोड़ हो गई आपकी दुकान में, उसके कारण अगर आपको कुछ डैमेज या लॉस होता है तो एक सर्टेन अमाउंट तक, एक लिमिट तक उसको भी कवर किया जाता है। और एड ऑन कवर पॉलिसी में कभी भी आप डिलीट और ऐड कर सकते हो, मतलब अपनी पॉलिसी ऐसे बनाते हो कि जो भी चीज़ें आप डिलीट करना चाहो वो डिलीट भी कर सकते हो और कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस, अगेन फाइनेंशियल इंश्योरेंस इन फायर इंश्योरेंस ना। तो नेचर बोलता है फायर इंश्योरेंस एक डिवाइस है जो रिस्क को शेयर करता है, जो आने वाले कंटिजेंट इवेंट को, चाहे हो सकता है या नहीं, अनसर्टेन इवेंट्स को अश्योर करता है और उस पर एक अमाउंट पे करता है, उस पर एक अमाउंट पे करता है, किसको, इंश्योरी को। उसके बाद आता है फायर इंश्योरेंस के स्कोप। तो फायर इंश्योरेंस का स्कोप हर वहाँ तक है जहाँ तक उसके एसेट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक्स में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, फर्नीचर, हाउस होल्ड आइटम्स। तो हर तरीके के एसेट्स जहाँ पर फायर के होने का खतरा है वहाँ तक फायर इंश्योरेंस का स्कोप होता है। फिर कुछ कंडीशंस है और वारंटीज़ हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि वॉइडेबल कंडीशंस लगाई जाती हैं, आपको सीज़ किया जा सकता है कभी भी वो चाहे, वो मटेरियल ऑल्टरेशन चेंजेस कर सकता है, आपके उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, राइट टू एंट्री मिलती है फायर इंश्योरेंस में इंश्योरर के पास, वारंटीज़ मिलती हैं, जैसे इंटरेस्ट इंश्योर्ड रहता है दोनों पार्टी का, गुड फेथ में काम होता है, प्रॉक्सिमेट कॉज पे काम होता है, और एक इंडेमनिटी होता है जो गारंटर की तरह काम करता है। सेम राइट एंड ड्यूटीज़ है, जिस तरीके से इंश्योरर और इंश्योरी की राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमने पहले देखा था, सेम है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का मतलब क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक को, खेती के क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक को होने वाले खतरे से बचाने के लिए जो इंश्योरेंस किया जाए, दैट इज़ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का स्कोप होता है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और उससे डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलता है फार्मर्स को उनके क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के लिए। हिस्ट्री बोली गई कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही मेजर और मेन स्टेक है, जहाँ पे हमेशा अनसर्टेन इवेंट्स का और नेचुरल कैलामिटीज़ का खतरा बना रहता था। ये ऑब्जर्व किया गया था इनके रस्तोगी के द्वारा कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके और उनके जो भी लॉसेज हैं उनको डैमेज को कंट्रोल करने का कुछ इंश्योरेंस दिया जा सके। इसी के लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन बना और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस 1948 पे इंट्रोड्यूस हुआ। पर फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो एक इंसान को अभी भी हमारे भारत को कई चीज़ें या कई प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती है, जैसे ग्लोबलाइजेशन। आज हम सिर्फ अपने देश पे सीमित नहीं है, बाहर कई देशों तक फैल गए हैं, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर अभी भी उतना डेवलप नहीं हो पाया है, ह्यूमन कैपिटल अभी एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा हिस्सा नहीं लगता है। अब फार्मर्स एम्प्लॉयमेंट की तरह जाने लगे हैं, अब लोग खेती नहीं करके दूसरे भी रोज़गार की तलाश में जाते हैं, जिससे खेती के जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं। माइग्रेशन टू द सिटीज़ हो रहा है, अब लोग गाँव में नहीं रह के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे गाँव जहाँ पर खेत है, जहाँ पे जंगल है, वहाँ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और इंश्योरेंस की नेटवर्किंग बहुत पुअर है, बहुत वीक है, जिससे हर एक इंसान तक इसकी जो नेटवर्किंग है, जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुँच पा रही है। तो इस तरीके से आपका फोर्थ मॉड्यूल भी यहाँ पे ख़त्म होता है।